उच्चतम न्यायालय के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया और आज एक तो हमें अनुच्छेद पढ़ना है, 138 पढ़ना है और एक अनुच्छेद हमें 139 और फिर अनुच्छेद 140। ये तीनों के तीनों अनुच्छेद जो ऐसे अनुच्छेद है जिसमें सुप्रीम कोर्ट को जो संसद है ना कहीं कोई शक्ति प्रदान कर सकती है। ध्यान रखना, उच्चतम न्यायालय आपको पता है अपेक्ष न्यायालय होता है, वैसे ही उच्चतम न्यायालय के पास बहुत सारी शक्तियां होती है, ठीक है। लेकिन यदि बात करें अनुच्छेद 138, 139, 140 इन तीनों में क्या है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है उच्चतम न्यायालय के पास 24 शक्तियां हैं। उसके अलावा संघ सूची के विषयों पर यदि कोई अतिरिक्त कोई शक्ति उसको प्रदान करना चाहती है तो ये काम कौन कर सकती है? संसद विधि के माध्यम से उनको शक्ति दे सकती है, मतलब उसका दायरा बढ़ा सकती है, उसकी अधिकार क्षेत्र है उसको और ज्यादा बढ़ा सकती है। पहली चीज तो आपको ये समझ आनी चाहिए। अनुच्छेद 139 और अनुच्छेद 139 ए दोनों को पढ़ने वाले अपने। अनुच्छेद 139 में क्या है, पहली बात तो आपको ध्यान रखना है। किसी को याद है? किसी बच्चे को किसी को याद है क्या? भूल गए? रिट बताइए, रिट जारी करना। किसी को अधिकार देना, उच्चतम न्यायालय रिट जारी करता है मूल अधिकारों के हनन में। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 139। अरे दुख होता है मुझे इस बात से कि कितना अच्छे से पढ़ा है हमने। अरे मूल अधिकार का नाम ही ले लिया तो आपका अनुच्छेद कहाँ 139 कहाँ कौन सा क्या बोल रहे हो तुम? अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 32। 5 प्रकार की रिट जारी करता है ना। 32 2 है, 32 है अनुच्छेद। तो इसका मतलब 5 प्रकार की जो रिट जारी करता है वो रिट कौन कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, ये 500 रिट जारी की जाती है। लेकिन किस लिए? केवल मूल अधिकारों के हनन के लिए। यदि तुम्हारे मूल अधिकार का हनन होता है तो ऐसी रिट जारी की जा सकती है। लेकिन संसद किसी भी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट को अतिरिक्त अन्य मामलों में रिट जारी करने की शक्ति दे सकती है। अभी तो कितनी है? टोटल 5 ही है। केवल कितनी है? 5 रिट है। लेकिन अन्य मामलों में यदि रिट जारी करने की शक्ति दी जाए तो कौन देती है? ये संसद देती है। ये कहां लिखा हुआ है? 139 में। मतलब रिट बढ़ाई जा सकती है। क्या अब तक कोई रिट बढ़ी है? ऐसी रिटों में बढ़ोतरी हुई है क्या? नहीं हुई। ऐसा करती भी नहीं है संसद। अब ये वही मामला हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर कंडीशन क्या होती है, जो मामले आते हैं मूल अधिकार का हनन कौन करता है? मतलब आपने देखा होगा जब कभी भी इस प्रकार की कंडीशन हुई, हमने अतीत में जो पढ़ा है उसके अंदर, तो उसमें ये देखा गया कि मूल अधिकारों का हनन की यदि बात करें तो ज्यादातर राज्य ने कोशिश की थी। और राज्य को रोकने कौन आता है? सुप्रीम कोर्ट आता है। सुप्रीम कोर्ट आता है, रिट भी जारी कर सकता है, फिर वो इस प्रकार की चीजें करता है। ये मतलब अच्छा 5 प्रकार की रिट तो दे ही रखी है, लेकिन और भी रिट जारी करने की क्या संसद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगी क्या? ये नहीं कर सकती इसका मतलब, ठीक है। इसलिए अभी तक इस प्रकार की कोई भी अतिरिक्त कोई रिट भी नहीं दे रखी। एक चीज तो आपको ये ध्यान में रखनी है। समझ आ गई बात? 138 में क्या है? हाँ, संघ सूची के विषयों पे अतिरिक्त कोई भी अधिकारिता प्रदान करनी हो सुप्रीम कोर्ट को तो कौन करती है? संसद करती है। अनुच्छेद 139 क्या है? रिट में बढ़ोतरी करनी हो, मतलब रिट जो है अन्य मामलों में रिट जारी करने की शक्ति दे सकती है कौन? संसद। किसको? सुप्रीम कोर्ट को। ये विधि बनानी पड़ती है संसद को, तब होता है। 139 ए क्या है? ये कहता है कि किसी भी हाई कोर्ट के अंदर कोई मामला चल रहा है, उस मामले को सुप्रीम कोर्ट अपने पास बुला सकता है, मतलब मंगवा सकता है। कहने का मतलब पहली चीज तो ये। अब ऐसा हो सकता है कि हाई कोर्ट में कोई मामला चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट को लगे कि नहीं इस मामले को मुझे सुनना चाहिए, तो कहता है कि इसको मेरे पास लेके आओ, मुझे सुनना है। इसका मतलब जो मामला है वो किसके पास आएगा? सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट उसके बाद में क्या करेगा? अपने हिसाब से डिसीजन दे सकता है। पहली बात तो ये। दूसरी कंडीशन ये है कि एक हाई कोर्ट में कोई मामला चल रहा है और इस एक हाई कोर्ट, जैसे राजस्थान का मान लो, राजस्थान के हाई कोर्ट में कोई मामला चल रहा है और राजस्थान से हरियाणा या फिर कोई भी यूपी की बात कर लेते हैं, तो इस हाई कोर्ट के अंदर इस मामले को यहां पहुंचाना है, तो भी कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। मतलब एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट के अंदर किसी मामले का स्थानांतरण कर देना किसका काम है? सुप्रीम कोर्ट का। ऐसा क्यों होता है?
कई बार ऐसा होता है कि हाई कोर्ट कोई काम कर रहा है और लगता है कि वहां की सरकार जो है वो कोई दखल दे रही है शायद, है ना, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, उस मामले को अपने पास बुला सकता है। और लगता है कि हाई कोर्ट के अंदर कोई मामला चल रहा है राजस्थान के, और राजस्थान की सरकार जो है वहां पे कुछ दखल दे सकती है, ऐसा हो सकता है। तो हाई कोर्ट क्या कर सकता है उसको, सॉरी सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, हाई कोर्ट जो राजस्थान का हाई कोर्ट है उसको किस में तब्दील कर सकता है, यूपी वाले के अंदर। ये बात समझ आ गई, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और क्या हो सकता है, अच्छा ऐसा काफी बार हुआ भी है, आपको पता है कि गुजरात का जो गोधरा हत्याकांड आपने सुना होगा, तब ऐसा लगा था कि अच्छा गुजरात के अंदर हाई कोर्ट जो है और उसके अंदर जो फैसला चल रहा है उसी के अंदर तो वो कांड हुआ था, वही हाई कोर्ट मतलब उसकी सुनवाई कर रहा है, तो लगा कि सरकार को इस प्रकार की चीजें बीच में दखल दे सकती है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया कि उस मामले को मुंबई वाला जो उच्च न्यायालय था उसके अंदर भिजवा दिया। इसका मतलब ये हो सकता है कि इसको चेंज किया जा सकता है ताकि निर्णय जो भी आएगा वो बहुत ठीक से आए और कोई बीच में सरकार दखल दे करके उस निर्णय को कोई खराब न कर सके, इस प्रकार की चीजें हो सकती हैं। तो कहने का मतलब आपको समझ आ गया होगा कि अनुच्छेद 139A क्या है और अनुच्छेद केवल 139 क्या है। आगे बात समझ में, अनुच्छेद 139 जो केवल है वो तो ये क्या कहता है कि अच्छा संसद जो है वो रिट जारी करने की शक्ति दे सकती है, मतलब और रिटों में बढ़ोतरी की जा सकती है। लेकिन 139A में क्या है, हाई कोर्ट क्या कर सकता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में उस मामले को भेज सकता है। आगे बात समझ में, ठीक है। 140 क्या है, अनुच्छेद 140 में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, ध्यान रखना। इसमें लिखा हुआ है अनुसंघिक शक्ति। कौन सी शक्ति है, अनुसंघिक शक्ति। ऐसी शक्तियां कि जैसे सुप्रीम कोर्ट को लगे कि अभी मुझे और शक्तियों की आवश्यकता है जिसकी सहायता से मैं अपना डिसीजन ठीक से कर पाऊंगा, ठीक है, तो उन शक्तियों की बढ़ोतरी के लिए संसद विधि बना करके उसको शक्ति प्रदान कर सकती है। किसको, सुप्रीम कोर्ट को। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, सुप्रीम कोर्ट को और शक्ति दे सकती है कौन, संसद। ऐसे कह सकते हो जैसे कि अपने यहाँ पे ये अधिगम क्लासेज है ना, सपोज करो, और आप यहाँ आ रहे हो और आपको सुविधा चाहिए पढ़ने की, लेकिन तुम्हें लगता है कि केवल पढ़ने की सुविधा सब जब पढ़ा रहे हैं क्लास के अंदर वही क्यों, हमें लाइब्रेरी की सुविधा भी चाहिए, तो आपको इसके साथ साथ कुछ अलग मतलब आपके लिए कुछ सुविधा हो जाए, आपके लिए कुछ सहायता हो जाए पढ़ने के लिए, तो वो अगर हम आपको सुविधा उपलब्ध करवाते हैं तो एक प्रकार की हम वो संसद हो गए, है ना, और आपको शक्ति दे रहे हैं। इसका मतलब ऐसे कह सकते हैं कि संसद जब कभी कोई लगता है उसको कि अच्छा अनुच्छेद 140 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ शक्तियां कम है अभी और हो सकता है कि कुछ और चीजें दे दी जाए उसको, जैसे ऐसा भी हो सकता है कि आपके लिए चाय की व्यवस्था हो जाए पास में, है ना, यहाँ आपके सामने होटल हो जाए चाय का, वहां जा सकते हो, आपके लिए सुविधा हो सकती है। तो ये इसकी मतलब एक अलग शक्ति हो सकती है। समझने का अभिप्राय ये है कि किस प्रकार से शक्तियां दी जा सकती है। समझ आई क्या बात, ठीक है। अनुच्छेद 141 पढ़ेंगे हम इसके बाद में, थोड़ा सा अभी बता रहा हूं, ध्यान रखना। फिर अनुच्छेद 142, 141 में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 141 में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कोई भी विधि है वो सारे न्यायालयों पे लागू होगी, जितने भी न्यायालय है उनके ऊपर लागू होगी। मतलब जो भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उस आदेश को सारे जितने भी न्यायालय है भारत के अंदर वो सारे मानेंगे। इससे क्या पता चलता है आपको कि भारत के अंदर जो न्यायपालिका है वो एकल है या दोहरी है, सभी पे लागू होगा, इसका मतलब एकल है, एकल न्यायपालिका है, इसका मतलब ये ध्यान रखना, कई बार आपसे पूछा जाए, और सबसे बड़ा उदाहरण भी है यहाँ पे एकल न्यायपालिका, एकल न्यायालय की बात कर सकते हैं। कौन सा, अनुच्छेद 141, मतलब अनुच्छेद 141 के अकॉर्डिंग यदि कोई भी आदेश जारी करे तो वो सभी न्यायालय उसको मानेंगे। लेकिन विधायिका क्या है हमारे यहाँ पे, दोहरी है या एकल है, देखो उच्चतम न्यायालय ने जो आदेश दिया सब मानेंगे, क्या संसद ने जो आदेश दिया सारे की सारी विधायी, जो राजस्थान की विधानसभा की बात कर लें, अलग अलग यूपी की बात कर लें, क्या वो मानने को तैयार है, नहीं है। इसका मतलब ये है कि विधायिका तो हमारे यहाँ पे कौन सी है, दोहरी है, लेकिन न्यायपालिका कौन सी है, एकल है। ये बात समझ आ रही है। इस वजह से दोहरी जो विधायिका, इस हिसाब से हम देखते हैं कि अच्छा राजस्थान के जो कानून बनते हैं, राजस्थान की विधानसभा बनाती है, इसका मतलब राज्य सूची के विषय अलग हो रखे हैं, केंद्र सूची के विषय अलग है। इसका मतलब केंद्र कभी भी ऐसे नहीं कह सकता कि हम जो आदेश करते हैं आपको मानना होगा, नहीं मान सकते। अच्छा, यदि पूछ जाए कि दोहरी न्यायपालिका कहाँ है, तो अमेरिका में दोहरी न्यायपालिका की बात कर रहा हूँ। कहाँ पे है, यूएसए की बात करें तो वहां पे दोहरी न्यायपालिका है। वहां पे आपको पता है कि केंद्र में यदि देखा जाए तो वहां एक अलग न्यायालय दिखाई पड़ेगा और
राज्यों में अलग अलग हाई कोर्ट नजर आएंगे आपको, ठीक है। इस प्रकार की चीजें रहती है। तो ये थोड़ा सा आपको समझना है कि अनुच्छेद है 141 के आधार पे क्या किया जा सकता है, क्या हो सकता है। उच्चतम न्यायालय के आदेश सभी न्यायालयों पे लागू होंगे, बस इतनी सी बात ध्यान रखना, ठीक है। अनुच्छेद 142 क्या है, और ये काफी, अनुच्छेद 143 और 142 कई बार अपने को लगता है कि 143 का यूज तो खूब बार हुआ है। अनुच्छेद 143 का यूज कहाँ कहाँ हुआ है, क्यों हुआ है, पता है आपको क्या है अनुच्छेद 143? परामर्श, सलाह लेना राष्ट्रपति के द्वारा, किससे? उच्चतम न्यायालय से। ठीक याद रखना इसको, उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श ले सकते हैं। लेकिन मैंने आपको अच्छे से समझाया था, किसी भी प्रकार की राष्ट्रपति कोई सलाह लेनी है उच्चतम न्यायालय से तो वो जाकर के 143 का वो यूज कर सकता है वहां और सलाह ले सकते हैं। लेकिन सलाह देना या न देना वो सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड करता है, यदि वो मामला 26 जनवरी 1950 के बाद का है और 26 जनवरी 1950 से पहले का कोई मामला है और फिर उससे सलाह मांगी उस मामले की, तो उच्चतम न्यायालय को सलाह देनी पड़ेगी, वो बाध्यकारी है। लेकिन ध्यान रखना, राष्ट्रपति किसी भी प्रकार की सलाह, चाहे वो पहले की हो चाहे बाद की हो, मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। वो मान भी सकते हैं ना भी माने। लेकिन आपको अनुच्छेद 142 थोड़ा ज्यादा ध्यान में रखना है, और ये ज्यादा चलन में है, विवादित भी रहता है कई बार। इस प्रकार की चीजें ध्यान में रखनी होगी आपको कि इसका यूज जो है सुप्रीम कोर्ट ने सबसे ज्यादा बार किया, अनुच्छेद 142 का। क्या है ये, आप मुझे बताओ, कानून कौन बनाता है देश में? हाँ हाँ शाबाश, कानून कौन बनाता है आपके लिए? विधायिका बनाती है, संसद कानून बनाती है, वही कार्यपालिका का आदेश सब पे लागू भी होते हैं। ये सारी चीजें आपने देखी है ना, यही तो है। कानून बनाने का जो अथॉरिटी है वो किसको दे रखी है? विधायिका को। लेकिन न्यायपालिका भी कर लेती है कई बार। अनुच्छेद 142 में लिखा हुआ है कि पूर्ण न्याय की प्राप्ति के लिए यदि वो कोई आदेश जारी करे, अपनी उस इंप्लीमेंट करे अपनी उस चीज को, कि अच्छा ठीक से वो सारी चीजें लागू हो सके, उस हिसाब से वो भी क्या कर सकती है? आदेश कर सकती है। इसका मतलब कई बार लगता है कि जो कार्यपालिका है या फिर विधायिका है उससे कई आगे जाकर के ये काम करती है न्यायपालिका। और कौन सा अनुच्छेद, और शायद पहले तो शायद न्यायपालिका को पता ही नहीं होगा अनुच्छेद 142 के बारे में, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, 1989 के बाद में ये ज्यादा बार यूज होने लगा है। आपको पता है कि एक भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, है ना, उसमें हजारों लोगों की मौत हुई थी, सुना होगा आपने ऐसा, है ना। उस टाइम की बात करें तो उसका नाम क्या था कंपनी का, ठीक से नाम याद नहीं आ रहा मुझे, जो जिस जगह पे मतलब वो ट्रेजेडी हुई थी उसकी बात करें, है ना। तो जो कंपनी थी उसकी हम बात करें, उस कंपनी पे मुआवजा देने के लिए कार्यपालिका कोई विधि बनाती है, कानून बनाती है कि आपको इतना मुआवजा देना होगा। लेकिन उसी टाइम आपको ये ध्यान रखना है, न्यायपालिका के पास बहुत सारे लोग गए, न्यायालय के अंदर गए, लोगों को लगा कि अच्छा हमारे यहाँ पे बहुत हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है, हमें मुआवजा मिलना चाहिए, है ना, और लोगों के साथ बहुत नुकसान हुआ है, उसको लेकर के अलग अलग न्यायालय के अंदर लोग पहुंचते हैं, है ना। उसी टाइम आपको ये ध्यान रखना है, न्यायपालिका यदि उच्चतम न्यायालय की बात करें तो अनुच्छेद 142 का सहारा भी लिया था, और उसने ये बोला कि लगभग आपको जैसे कार्यपालिका ने जो आदेश किया उससे आगे बढ़ करके उसने बोला कि नहीं, इतनी रकम नहीं, इससे ज्यादा रकम आपको देनी होगी, ये इतना मुआवजा आपको देना पड़ेगा। ये बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की थी किसने? न्यायपालिका ने। फिर लगा कि अच्छा ये काम तो किसका है? कार्यपालिका का या फिर विधायिका का है, वो ऐसा कर सकती है, तो आप कैसे कर सकते हो? तो वो कहते हैं हमारे पास अनुच्छेद 142 है, इस आधार पे हम मतलब आपके जो निर्णय है उससे आगे बढ़ सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये कंडीशन आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है, अनुच्छेद 142 काफी काम आएगा। तो कई बार आपको लगता है कि अच्छा बहुत सारे डिसीजन आ जाते हैं उच्चतम न्यायालय की कि आज से आपका ये मतलब ये आदेश मतलब उच्चतम न्यायालय का है और उसी आधार पर ये आदेश पूरे देश में लागू होगा। तो फिर आपको लगता है आदेश ये से कैसे कर सकता है? विधि बनाने का काम जो होता है वो तो किसका होता है? न्यायपालिका, लेकिन सॉरी विधायिका का, लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट करता है। और अनुच्छेद कौन सा? आप ऐसे कह सकते हो अनुच्छेद 368 से कई बार संशोधन करके कोई चीज बनाई जाती है और आपके ऊपर कुछ नियम लागू कर दिए जाते हैं, कहीं ना कहीं 142 भी ठीक उसी प्रकार से काम कर रहा है। मुझे बताओ शक्ति ज्यादा किसकी है? न्यायपालिका की, विधायिका की? शक्ति ज्यादा किसकी है?
विधायिका की शक्ति ज्यादा कैसे हो सकती है? विधायिका ने मान लो कोई कानून बनाया तो न्यायपालिका अनुच्छेद 13 का सहारा लेकर के उसको लगे कि ठीक नहीं है तो उसको रद्द कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि न्यायपालिका अनुच्छेद 142 का सहारा लेकर कोई आदेश जारी भी कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? ये चीजें आपको ध्यान रखनी। तो 142, 43 ये बातें समझ आ गई आपको। आपको ये भी ध्यान रखना 38, 39 और 140। अब कुछ लिख लें क्या? लास्ट में हम एक पूरी तरह से लगभग 5-7 मिनट के अंदर रिवीजन कर लेंगे पूरे टॉपिक का। देखिए जरा, लिखो अनुच्छेद 138। अनुच्छेद 138 135 लिखवा दिया था मैंने आपको। क्या बताता है? हाँ, बाल शासन अधिनियम 1935 का जो न्यायालय था वो कौन सा न्यायालय था? संघीय न्यायालय। और संघीय न्यायालय के अंदर जो जो प्रावधान थे वो सेम एज इट इज कहाँ लागू होने वाले हैं? आज के उच्चतम न्यायालय में। बस इतनी सी बात है। किस में लिखी हुई है? 135। नेक्स्ट लिखो जरा, अनुच्छेद 138 में लिखो, इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को संघ सूची के विषयों में संघ सूची के विषयों में से संघ सूची के विषयों में से किसी के संबंध में संघ सूची के विषयों में से किसी के संबंध में किसी के संबंध में ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता प्राप्त होगी। ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता प्राप्त होगी। ये ओपन करना, ये ओपन करना विंडो। ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता प्राप्त होगी जो संसद द्वारा विधि के माध्यम से जो संसद द्वारा विधि के माध्यम से इसे प्रदान करे। संसद द्वारा विधि के माध्यम से इसे प्रदान करे। ठीक है, इसे प्रदान करे, बस इतनी सी बात नहीं। अनुच्छेद नेक्स्ट कौन सा आपका? सीक्वेंस से आप पढ़ने वाले हो, सीक्वेंस से याद भी कर सकते हो, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई समस्या तो नहीं आ रही है अनुच्छेद याद करने में? पढ़ा होगा आपने, है ना? एक एक अनुच्छेद आपको अच्छे से याद होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि अनुच्छेद याद सारे करने हैं, लेकिन उतने तो याद करने हैं जो कि आपके काम की चीज है। ठीक है, और बीच बीच में जो जो इंपॉर्टेंट है मैं बताता जाऊंगा कौन से अनुच्छेद काम के। लिखो अनुच्छेद 139। लिखिए जरा, क्या है? रिट जारी करने की शक्ति है इसके अंदर। देखो, इसके अंतर्गत संसद द्वारा विधि के माध्यम से मूल अधिकारों के अलावा अन्य मामलों में, इसके अंतर्गत संसद द्वारा विधि के माध्यम से
मूल अधिकारों के अलावा अन्य मामलों में रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की जा सकती है। शक्ति प्रदान की जा सकती है। एक तो आपको ये ध्यान रखना है, और एक अनुच्छेद 139 ए भी पढ़ना है आपको। पता है ना आपको क्या है अनुच्छेद 139 ए? क्या हो सकता है? सिंपल है, हाई कोर्ट में कोई मामला चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट कह सकता है इधर लेके आ। ठीक, हाई कोर्ट में कोई मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि मामले को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाए। ऐसा हो सकता है ताकि कोई भी मतलब किसी भी प्रकार की अगर कोई काम हो रहा है, मतलब न्यायिक प्रक्रिया के अंदर कोई दखलंदाजी ना हो, इस वजह से इस प्रकार की गतिविधि सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, क्योंकि यही ध्यान रखता है सब कुछ। नेक्स्ट लिखो, अनुच्छेद 139 ए में लिखो जरा। लिखो, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 139 ए, इसके आगे लिखना, इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को अरे ये ऊपर जो बच्चे प्लीज आवाज मत करना। इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को एक उच्च न्यायालय में चल रहे किसी भी मामले को, एक उच्च न्यायालय में चल रहे किसी भी मामले को एक उच्च न्यायालय में चल रहे किसी भी मामले को दूसरे उच्च न्यायालय में, एक उच्च न्यायालय में चल रहे किसी भी मामले को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करना या उस मामले को अपने पास मंगवाने की शक्ति प्राप्त है, अपने पास मंगवाने की शक्ति प्राप्त है। अपने पास मंगवाने की शक्ति प्राप्त है। नोट्स किस किसने निकलवा रखे हैं अभी आपने? ठीक, घर से पढ़ के आते हो आप? तभी याद रहता है आपको हैं? नोट्स निकलवा करके इसको मतलब ऐसे फूलों की तरह सजा के नहीं रखना, ठीक है? पढ़ना भी होता है, ऐसे नहीं है कि निकलवा लिए तो याद ही हो गया, इसका मतलब सब कंटेंट तो है मेरे पास, पढ़ना है उसको, बार बार रिवाइज करना है उसको, ठीक है ना? अभ्यास, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, है ना? सुना है ना आपने? नेक्स्ट लिखो, अनुच्छेद 140। लिखिए जरा। लिखो, इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को आनुषंगिक शक्तियां
उच्चतम न्यायालय को आनुषंगिक शक्तियां, आनुषंगिक कैसे लिखना है ध्यान देना भाई। शक्तियां प्रदान की गई। शक्तियां प्रदान की गई है, लिख लिया। नेक्स्ट लिखो अनुच्छेद 141, बस इतनी सी बात है। देखो सिंपल सी भाषा में समझ लेना इसको कि जैसे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ शक्तियां हैं कुछ काम करने के लिए, है ना, पर उसको लगता है कि कुछ अन्य जो चीजें उसके पास होनी चाहिए तब जाकर के वो ठीक से काम कर पाएगा। अभी शक्तियां उसके पास अधूरी है जिससे वो कोई भी कार्य करने में असफल हो रहा है। तो संसद क्या कर सकती है, उसको शक्ति प्रदान कर सकती है कि तू अपना काम आराम से कर, तुझे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सुप्रीम कोर्ट को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। आ रही बात समझ में? मैंने आपको अभी तो एग्जाम्पल दिया कि अच्छा हाँ जी, अनुषंगिक का मतलब एंसिलरी, एंसिलरी मतलब एक वर्ड होता है इंग्लिश में, उस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं अनुषंगिक, ठीक है। हाँ एग्जाम्पल मैंने दिया था, चाय का हो सकता है, लाइब्रेरी का हो सकता है, मतलब एक अधिगम क्लासेज है पढ़ने के लिए, तुम्हें यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब इसके साथ तुम बाद में क्या कर सकते हो। घर जाने की आपको लगता है कि कोई बस आपकी है नहीं अभी फिलहाल, तो आपके लिए एक सुख सुविधा और दे दी जाए कि उस टाइम तक तुम आप यहाँ पे लाइब्रेरी में पढ़ सकते हो। कई बार आपको भूख लगे तो नजदीक आपका होटल होना चाहिए, है ना, ये सुविधा आपके पास होनी चाहिए। चाय पीने के लिए पास में रसोई होनी चाहिए, है ना, ये सारी चीजें तो वो आनुषंगिक शक्तियां कह सकते हैं एक प्रकार से, ऐसे इसको समझ लेना, ठीक है। लिखो नेक्स्ट, इतनी सी बात लिखनी है, बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, आराम से। नेक्स्ट लिखो अनुच्छेद 141, नेक्स्ट लिखो अनुच्छेद 141 में लिखो। अनुच्छेद 141 क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना है भाई, पहले बता चुका हूं बट फिर भी आप थोड़ा सा देख लेना, चीजें याद रहनी चाहिए आपको। कम से कम कोई मिलान करने वाली क्वेश्चन आए तो अनुच्छेद का संबंध किससे है तो वो आपको पता होना चाहिए। 141 का मतलब क्या है, यहाँ पे उच्चतम न्यायालय ने जो भी जिस प्रकार का डिसीजन दिया है, कोई विधि लागू कर दी कि आपको इस आदेश की पालना करनी है, वो आदेश सभी न्यायालयों पे क्या होगा, बाध्यकारी होगा। सारे न्यायालय उसको मानेंगे और मानना नहीं कर सकते उस बात की। अरे बात समझ में, ये चीजें होती है, बस इतनी सी बात है। इससे क्या पता चलता है आपको, न्यायपालिका एकल है कि दोहरी है, एकल है। लिखिए जरा, लिखो इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि, इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा घोषित सभी विधियां, उच्चतम न्यायालय के द्वारा घोषित सभी विधियां सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगी, सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगी। सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगी, ध्यान रखना। लिख लिया, ठीक। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद है 142। अब कोई क्लास रिकॉर्ड नहीं करूंगा मैं, पॉलिटी की लास्ट क्लास भी होगी शायद।
अब जो भी क्लास होगी संडे के दिन लाइव क्लास रहेगी जिसमें आपको सहयोग वगैरह करवाने हैं, ठीक है। वो चीज़ आपको बता दूंगा। लगभग 3-4 घंटे की मैराथन नहीं रहेगी, वो 12 घंटे वाली। ऐसे मत सोचना कि 12 घंटे लगातार ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। लगभग 3-4 घंटे के अंदर आपकी जो इम्पोर्टेंट जो भी जितने भी आयोग हैं वो आपके पूरे हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ लिखो, अनुच्छेद 142 लिखो। देखो इसके अंतर्गत अच्छा क्या है, इसमें शक्ति क्या है ऐसी, मतलब उच्चतम न्यायालय अपनी कार्यवाही को पूर्ण करने के लिए या फिर पूर्ण न्याय को, उस पूर्ण न्याय की प्राप्ति के लिए वो कोई भी आदेश जारी कर सकता है और वो उस आदेश को मानना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं कि कार्यपालिका मना कर दे, उसको मना करेगी तो कार्यपालिका, या फिर हम बात करें जैसे कि है ना सरकार, उसको आना पड़ेगा वहां पे और बताना पड़ेगा। यदि नहीं मानते तो अवमानना का केस हो सकता है। समझ पा रहे हो ना भाई, किसी भी बात को नहीं मानते हैं तो इसका मतलब यही है कि आप नहीं मान, जानबूझ के नहीं मान रहे, बार बार हम आदेश जारी कर रहे हैं। या तो तुम लोग कानून बनाइए उस बात को लेकर के, नहीं बनाते तो हमारा कानून लागू होगा। फिर आपने मामला सुना होगा 3 तलाक वाला, संसद ने कानून तो नहीं बनाया था ना, उसने तो बाद में बनाना शुरू किया। इससे पहले किसने किया ये काम? न्यायपालिका ने। ये बोला तलाक तलाक तलाक, बस काम खत्म। बड़ा आसान है ना। अब आसान था, वेरी गुड। अब नहीं है ना। ये चीजें व्हाट्सएप के जरिए, व्हाट्सएप पे लिख दिया तलाक तलाक तलाक, किसी को अगर मतलब लिखना नहीं आता बोल के भी बता देता वो, बस इतना आसान था। अब नहीं रहा इतना आसान, बहुत मुश्किल है। तो ये चीज है, इसका मतलब ये जो आदेश वगैरह जारी करते हैं कौन करते हैं? उच्चतम न्यायालय करता है, मानना पड़ेगा इसका मतलब ये चीज है। सरकार को भी आदेश जारी किया जाता है जल्दी से आप कानून बनाइए इसके ऊपर, है ना। जब तक नहीं बनाते हमारा कानून लागू रहेगा। लिखिए जरा 142 के अंतर्गत, अनुच्छेद 142 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को 142 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को अपनी कार्यवाही पूर्ण करने, अपनी कार्यवाही पूर्ण करने व पूर्ण न्याय की दृष्टि से आदेश जारी करने, पूर्ण न्याय की दृष्टि से आदेश जारी करने, आदेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। आदेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। बोलिए। अब अनुच्छेद 144 भी है, वैसे 43 तो आपने पढ़ लिया ना, वैसे आपको लिखना नहीं है, थोड़ा सा समझ लेना क्या है अनुच्छेद 144, थोड़ा ध्यान देना। अनुच्छेद 144 में लिखा हुआ है कि जो सिविल सेवक है या फिर न्यायालय के अंदर जो भी कार्य करने वाले जो भी कर्मचारी है, उन सभी को न्यायपालिका जो है ना उच्चतम न्यायालय के सहायता में कार्य करना होगा। आ रही बात समझ में? इसका मतलब जो सिविल सेवक, मान लो आरएएस है कोई, है ना, और आईएएस है, ये सारे लोग जो है वो उच्चतम न्यायालय की हमेशा सहायता ही करेंगे जब कभी भी आवश्यकता पड़ेगी, है ना। तो ये इतनी सी बात लिखी हुई है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए बस। नेक्स्ट लिखो अनुच्छेद 145। अनुच्छेद 145 लिखिए। क्या होता है इसमें? उच्चतम न्यायालय कैसे चल रहा है, उसकी प्रक्रिया कैसे चलती है, प्रक्रिया विनियमित करने के नियम कैसे बन रहे हैं, ये कौन तय करेगा? उच्चतम न्यायालय में जैसे भी कोई संवैधानिक पीठ का गठन होगा तो उसमें सदस्य कितने होंगे? 5 होंगे। ये आपने पढ़ा? 5 सदस्य होंगे। कैसे होंगे, कौन सा डिसीजन कैसे आएगा, ये सारी चीजें करने वाला कौन है? कौन कह रहा है? ये खुद उच्चतम न्यायालय कह रहा है। इसका मतलब उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार है अनुच्छेद 145 के तहत कि वो किसी भी प्रक्रिया नियम, मतलब प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बना सकता है। हाँ, दोबारा से अपने जो जितने भी मतलब उच्चतम न्यायालय के अंदर कौन से मतलब वकील किस प्रकार से काम करेगा, है ना,
किसी की जमानत के लिए कोई मापदंड है, वो किस प्रकार का पैमाना जो है वो किस प्रकार से रहेगा, ये सारी चीजें जो तय करने का काम है वो कौन करता है? उच्चतम न्यायालय करता है। ये काम उसी का ही है। उच्चतम न्यायालय करता कौन से अनुच्छेद के तहत है? 145 के तहत। ये नियम बनाएगा। इसका मतलब जैसे आपने नहीं पढ़ा संसद के अंदर, संसद के नियम कानून बनाने का अनुच्छेद 118 था और 119 आपने देखा था, है ना? ज्यादातर आपने अनुच्छेद 118 को पढ़ा। उसमें संसद की जो प्रक्रिया है उसको विनियमित करने की, नियम बनाने की जो शक्ति है वो संसद के पास है। संसद में कैसे काम चलना है वो सारा वही देखेंगे। कौन से अनुच्छेद के तहत? 118। उसमें समितियां बनती है, सारी चीजें आपने देखी होगी ना। वैसे ही अनुच्छेद 145 के तहत सुप्रीम कोर्ट के अंदर किस प्रकार से नियम बनेंगे ये भी कौन तय करता है? सुप्रीम कोर्ट खुद तय करता है। बात समझ आ रही? लिखिए जरा, लिखिए। देखो अनुच्छेद 145 के अंतर्गत, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए, थोड़ा ध्यान रखना। लिखिए अनुच्छेद 145 के अंतर्गत अनुच्छेद 145 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को 145 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को अनुमोदन तो लेना पड़ेगा। देखो प्रक्रिया जो है ना, जो भी बनानी होगी, नियम बनाने होंगे, उच्चतम न्यायालय को लगता है कि हमें इन नियमों की जरूरत है, तो इसका मतलब उस काम में राष्ट्रपति वो सहायता करेगा ही। सिंपल है, ठीक है। ऐसे राष्ट्रपति अड़के थोड़ी बैठेगा, ये संवैधानिक है। इसका मतलब राष्ट्रपति कोई काम नहीं करेगा, राष्ट्रपति अपनी मनमानी करना स्टार्ट कर दे तो अनुच्छेद 61 का प्रयोग किया जा सकता है। फिर उस पर अनुच्छेद केवल 61 की बात करें तो क्या दिया उसमें? महाभियोग है। महाभियोग की प्रक्रिया से उसको हटा सकते हैं फिर, ऐसा करेगा तो। लिखिए जरा। हटाने की चीजें तो हालांकि किसकी होती है? संसद की होती है, पर फिर भी लगता है कि इस प्रकार की एक्टिविटी बार बार हो रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लिखिए क्या लिखा है? 145 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से राष्ट्रपति के अनुमोदन से, ये कंपलसरी स्वीकृति नहीं हो सकती, अनुमोदन होता है इसके अंदर, मतलब एक सिग्नेचर की आवश्यकता है। अनुमोदन से न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया, राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की पद्धति व प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। शक्ति प्राप्त है। लास्ट अनुच्छेद पढ़ लेना आप। एक तो अनुच्छेद कौन सा? 146, ठीक है। अनुच्छेद 146 क्या है इसमें तो ध्यान रखना। उच्चतम न्यायालय के अंदर जो काम कर रहे कर्मचारी है ना, उच्चतम न्यायालय के अंदर जो लोग काम करते हैं, केवल ऐसे तो है नहीं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से ही काम चलता है, और भी तो बहुत सारे काम करने वाले लोग होते हैं। उनके वेतन भत्ते, है ना, उनकी सेवा शर्तें, ये सब निर्धारित करने की जो शक्ति है वो किसके पास है? उच्चतम न्यायालय के पास है। हालांकि ये सारा मामला जो होता है वो भारत की संसदीय निधि पे भारित होता है। वेतन वगैरह कहाँ होंगे? भारत की संसदीय निधि से। पर ये निर्धारित करने की जो शक्ति है वो किसके पास है? उच्चतम न्यायालय खुद तय करता है ये कि कितना वेतन, कितना, मतलब इन सब चीजों के बारे में निर्धारित करने की जो प्रक्रिया है वो सुप्रीम कोर्ट की है, ध्यान रखना। बस ये लास्ट अनुच्छेद लिखिए जरा। देखो इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को, इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को अपने कर्मचारियों की नियुक्ति करने,
वह उनकी सेवा शर्तों को निर्धारित करने की शक्ति प्राप्त है। उनकी सेवा शर्तों को निर्धारित करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। तुम पढ़ के आते तो बेटर होता कि हम थोड़ा रिवीजन कर लेते, पर तुम ऐसा करोगे नहीं। मंडे है आपके लिए, वैसे कल संडे भी है, अच्छे से उच्चतम न्यायालय को पढ़ लेना, ठीक है। बार बार एक ही बात को दोहराना सही नहीं है। सही ये है कि जो पढ़ा है उसको बार बार दोहराया जाए, ठीक है, इसलिए अच्छे से पढ़ लेना।